हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 4 टू डैफोडिल्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। सो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गया हो, डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है क्लास 9th फुल प्लेलिस्ट करके एक लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप अच्छे से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस पूरे सेशन में जो है हम इस पोम के यानी टू डैफोडिल्स के आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं, स्मॉल आंसर्स यानी आंसर ब्रीफली, लॉन्ग आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन को कवर करेंगे ताकि एग्जाम में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लास 9 के लिए अपन एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन करेंगे सो दैट एग्जाम में एंड टाइम में दिक्कत नहीं आए। अब क्वेश्चन आंसर सेशन इंपॉर्टेंट क्यों? बोलो मैम पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, समरी देख ली, लिखाएंगे। अरे भाई एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन से क्वेश्चन जो है 1 मार्क में आ सकते हैं, कौन से 2 या 3 मार्क एंड कौन से 5 मार्क्स में। सो फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए भाई मैंने जो है पेज नंबर भी लिखा है। तो आपकी जो बुक्स हैं क्लास 9th की पैनोरमा 1, उसमें कम टू पेज नंबर 103। अब उस पेज में आप देख रहे होगे जो आपकी पोएम है वही लिखी है एंड उसके पास में एक बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे हेडिंग होगी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दे कैन कम यूजुअली अंडर 1 मार्क क्वेश्चन। इस चीज को अपन जो है ध्यान में लेके चलेंगे। अब आपको ना हम बेटा यूज करनी है कॉमन सेंस। जब एग्जाम दोगे, अब यहाँ तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम टाइम में तुमको मार्क्स भी देखना पड़ेगा। अब मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन में उसमें तुम 10-15 लाइन लिखा है ना, तो कोई एग्जामिनर खुश होगी तो मैं डबल मार्क्स नहीं दे देगा, है वो 1 मार्क का ही क्वेश्चन, उल्टा गुस्सा होकर मार्क्स काट देगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में यू नीड टू आंसर ब्रीफली, लाइक वट एवर इज द क्वेश्चन यू नीड टू टेल द एग्जैक्ट आंसर्स एंड बहुत लंबी तुमको कहानी लिख के नहीं बतानी है। सो फॉर इंस्टेंस जैसे ये ब्रीफली वाले हैं तो ये यूजुअली 1 मार्क में, 1 या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, टू whom does the speaker address the poem? तो ये जो पोएम है, ये जो कविता है, जो स्पीकर है यानी जो कवि है, किसको एड्रेस की है? अब एक एड्रेस तो होता है बेटा पता, जो हमारे घर का पता होता है। यहाँ पे एड्रेस का मतलब है किसके रेफरेंस में की गई है ये पोएम, ये जो कविता लिखी है ये किसके लिए लिखी गई है। तो हमें पता है कविता में कौन है, यहाँ पे डैफोडिल्स की बात है, जो कि बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, शायद हिंदी में इनको नरगिस के फूल भी कहा जाता है, हल्के पीले रंग के होते हैं। So the poet or the speaker addresses to daffodils. Very clear. Okay? देखो हमने कोई लंबी कहानी नहीं लिखी, एग्जैक्ट आंसर लिखा है। Alright, चलो फटाफट से आओ क्वेश्चन 2 पे। Why does the speaker weep to see fair daffodils? तो पोएम को हम जरा याद करेंगे तो शुरुआत में जो है स्पीकर वीप करता है। वीप बेटा क्या होता है, जब हमें किसी के लिए बहुत दुख होता है तो आंसू आते हैं ना, तो आंसू ऐसे ऐसे पोंछना, वीप करना। तो जो पोएट है, जो कवि है, ये फेयर डैफोडिल्स यानी इतने सुंदर डैफोडिल्स को देख के वो रोते क्यों हैं भाई? सो द स्पीकर वीप्स टू सी द डिकेइंग डैफोडिल्स। स्पीकर क्यों रोते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं कि डैफोडिल जो फूल है शाम होने तक वो कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। मतलब शुरुआत में वो इतने सुंदर होते हैं और जैसे ही शाम होती है एक टाइम बाद वो मुरझा जाते हैं या डीके करने लगते हैं। तो इसलिए पोएट जो है वीप करते हैं यानी दुख जताते हैं, रोते हैं, है ना, अपने आंसू पोंछते हैं। चलिए क्वेश्चन 3, What does the speaker want the daffodils to do? स्पीकर डैफोडिल से क्या करने को कहते हैं? So the speaker wants the daffodils to stay till the evening prayer. याद कीजिए, स्पीकर जो है डैफोडिल से पोएम में ये कहते हैं, ये 2 शब्द कहते हैं, स्टे स्टे, यानी हिंदी में अगर कहूँ तो रुको रुको। कब तक रुकने के लिए कहते हैं कि तुम तो जो है इतनी जल्दी मुरझा गए, शाम की जो प्रेयर है उसके लिए रुको। देखो यूजुअली ऐसा माना जाता है जैसे चर्चेज होते हैं वहाँ पे इवनिंग प्रेयर होती है, आप मंदिर मान लो अपनी आरती जैसे शाम में होती है, तो ऐसे पोएट बस कहते हैं स्टे स्टे टिल द इवनिंग सॉन्ग। तो उसका मतलब है शाम की जो प्रेयर है तब तक तो प्लीज रुक जाओ कुछ देर और। ओके, तो ये जो है स्पीकर कहते हैं डैफोडिल से। क्वेश्चन 4, What time of day does the speaker say it is? स्पीकर जब ये पोएम बता रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि डे का कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है, सुबह है, दिन है, शाम है, रात है। सो द स्पीकर सेज दैट इट इज जस्ट बिफोर नून। बिफोर नून बेटा, नून क्या होता है, 12 जो बजते हैं, है ना, 12 PM को हम नून कहते हैं। बिफोर नून यानी 12 PM से जस्ट पहले। ओके, बिफोर नून हो गया और आफ्टरनून 12 PM के बाद। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन 5,
नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे वाले क्वेश्चन है, तो उस पर मैं स्टार मार्क करूंगी, उसको अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है 3 चीजें ऐसे बताओ, थिंग्स बताओ जो स्पीकर ने रेफरेंस दिया है कि ये डाई अवे यानी मर जाती हैं। अब भाई वैसे तो हर चीज मॉर्टल है, लेकिन हमने जो कविता पढ़ी है उसकी भी तो नॉलेज दिखानी पड़ेगी, है ना, नहीं तो एग्जामिनर कैसे मानेगा कि पढ़ के आए हो। सो देयर आर 3 थिंग्स दैट द पोएट हैज ऑलरेडी मेंशन्ड व्हिच एक्चुअली डाई अवे। सो किसका उन्होंने रेफरेंस दिया है यहाँ पे? एक तो थी भाई स्प्रिंग, है ना, जैसे स्प्रिंग का मौसम आता है, जल्दी से आता है और चला जाता है। समर्स रेन, अब समर्स रेन क्या होती है? मान लो गर्मी है और उसमें कहीं बारिश हो गई हल्की सी, लेकिन धूप के कारण बारिश का पानी क्या होगा? इवेपोरेट होगा, भाप बन जाएगा, तो तुम थोड़ी देर में ही देखोगे बोले लगा भी नहीं था कि बारिश हुई थी, है ना, तो जैसे वो भी डाई अवे हो गई। एंड द मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग ड्यू इज बेसिकली सुबह उठ के कभी अगर पत्तियों पे देखोगे ना तो ओस सी जम जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो ओस गायब हो जाती है। तो पोएट ने ये 3 रेफरेंस दिए हैं। The 3 things that die away according to the speaker are spring, the summer's rain and the morning dew. As simple as that. तो वो ये पोम में तुम लोग ना भगा मत करो कि मैम सिर्फ आखिरी दिन में समरी देख के चले जाएंगे। बहुत लंबी पोम्स नहीं, छोटी छोटी सी पोम्स हैं, उसमें माइनर डिटेल्स हैं जिससे आराम से यू गाइस कैन टेक मार्क्स। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश में यार पूरे दिन पढ़ते रहो, बट एटलीस्ट जब ये वीडियो देख रहे हो तब मेरे साथ तैयारी करते जाओ, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 6. Why does the speaker repeat the word stay in this poem? अभी पीछे ही बात की थी अपन ने कि पोएट ने जो एक वर्ड है stay, रुको रुको, इसको रिपीट क्यों किया? So the speaker repeats the word stay in this poem to show his feeling for the fast decaying daffodils. वो अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं बताते थे कि मैं चाहता हूं तुम रुक जाओ, है ना, उन्हें काफी दुख हो रहा है डैफोडिल्स को इतनी जल्दी डीके देखते हुए या मुरझाता हुआ देखते हुए। Question 7. What does the summer's rain symbolize in this poem? This is also a good question. ये आ सकता है कि समर रेन का क्या सिंबल है यहाँ पे पोएम में। तुम डैफोडिल और ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, अब समर रेन का क्या है सिंबल? सो द समर रेन सिंबलाइजेस द पेरिशेबल नेचर ऑफ लाइफ। अब यहाँ मैं एक चीज बताती हूँ भाई, लिटरेचर है तो लिटरेचर में ना तुम अपनी वोकैब यूज कर सकते हो, आइडियाज यूज कर सकते हो, अब ये नहीं कि इसको रट के चले जा रहे हो। अब समर रेन के बारे में मैंने क्या कहा कि आती है और चली जाती है, तो जो कि क्या बताती है? पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर यानी जीवन एक ना एक बार खत्म होगा ही, या फिर पेरिशेबल नेचर कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं बेटा? मॉर्टल। मॉर्टल यानी जो मर जाएगा, है ना, मॉर्टल जो मर जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो नॉट परमानेंट या टेम्पररी नेचर ऑफ लाइफ, यानी एक ना एक दिन सबको मरना ही है। So in one way or the another you can quote your answer, which doesn't mean कि हमने perishable नहीं लिखा तो हम गलत है। तो mortal लिख सकते हो, temporary लिख सकते हो। The main thing is you should understand the idea of it कि summer rain क्या symbolize करता है। Okay? I hope it is crystal clear, है ना? It is a good question again. ये वाला भी एक अच्छा question है 1 mark questions के लिए। अच्छा, question कैसे आ सकते हैं? Usually क्या करते हैं, कुछ questions में आपको poems की 4-5 लाइनें दे देते हैं एंड फिर उसमें से पूछते हैं नेम द पोएट, है ना, नेम द पोएम एंड द पोएट, फिर व्हाट डज समर रेन, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब आते हैं फाइनली हमारे जो है ब्रीफली वाले खत्म होते हैं 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन। नाउ वी विल बिगिन विद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर सुनते ही समझ आ रहा है मैम डिटेल में आंसर देना है, लेकिन डिटेल में भी क्या रखना है? अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल दिमाग जगा के रखना है। अब लॉन्ग आंसर में ये नहीं कि 3 मार्क के क्वेश्चन में तुम एक्स्ट्रा ही लिख दिए, 3 मार्क या 5 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ यू हैव टू सी, अगर 3 मार्क का है तो तुम्हें एक लिमिट तक लिखना है, 5 मार्क का है तो तुम और डिटेलिंग कर सकते हो। सो लेट्स सी क्वेश्चन 1। व्हाई डज द पोएट वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स? पोएट जो है फेयर यानी सुंदर डैफोडिल्स को देख के रोते क्यों हैं? व्हाट डज ही वांट इट टू डू? डू यू एवर हैव सच अ फीलिंग? क्या आपको भी ऐसी फीलिंग कभी आती है जब आप जो है किसी ऐसे फूल को देखते हो जो मुरझा रहा हो? तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चंस में ये क्या करते हैं, पार्ट्स में पूछ लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है एक ही, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब जल्दबाजी में क्या करते हो, 1 या 2 पार्ट आंसर करते हो, तीसरा भूल जाते हो। आंसर ऑल दी पार्ट्स बिकॉज ऑल दीज पार्ट्स कंटेन मार्क्स। बेटा सभी में मार्क्स है, ठीक है, क्लियर है? चलो, सो आंसर इज फेयर डैफोडिल्स हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ। उनकी लाइफ स्पैन जो है
जीवन काल जो है बहुत ही छोटा रहता है। सो सीइंग द शॉर्ट लाइफ ऑफ डैफोडिल्स पोएट वीप्स, तो उनकी जो है इतनी छोटा जीवन देख के जो है पोएट को बड़ा दुख होता है। ही वॉन्ट्स टू सी देम स्टेइंग अ लिटिल लॉन्गर, और वो क्या चाहते हैं यार, इतने सुंदर फूल हैं, थोड़े टाइम तक और रह लें, है कि नहीं। ही विशेस दैट दे शुड स्टे एटलीस्ट टिल द इवनिंग सॉन्ग ऑफ प्रेयर, तो वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट वो जो है इवनिंग में, शाम में जो आरती करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, तब तक तो रुक जाए, तब तक जो है सही बने रहे। ओके, तो ये दोनों पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट क्या है, डू यू एवर फील, या ऐसी फीलिंग आपको होती है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू यू, आप खुद से इस चीज का आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, यस आई ऑफन फील सैड आफ्टर आई सी अ ब्यूटिफुल फ्लावर दैट हैज बीन विल्टेड, कि हाँ मुझे काफी बार दुख होता है जब मैं एक बहुत ही सुंदर फूल को देखती हूँ जो कि मुरझा गया होता है। यानी मान लो तुम्हारे घर का कोई गार्डन में कोई फूल हो, या जस्ट फूल को तुम रोज देखते हो, सुंदर सा फूल, एंड एकदम तुम देखो वो फूल मुरझा गया है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है और काफी दुख होता है। एंड इससे कभी ना कभी एक ना फिलोसफी वाली फीलिंग आती है कि यार जीवन यही तो है, जीवन मॉर्टल ही तो है, सबको एक ना एक दिन जाना ही तो है। तो ये ना थोड़ी फिलोसफिकल टोन वाली बहुत ही बढ़िया सी पोम रही है, एंड आई होप इसका आंसर आपको क्लियर होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन 2 पे भाई। क्वेश्चन 2 है, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोम इज सजेस्टिव एंड एवोकेटिव। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पोम का, कविता का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, टू डैफोडिल्स, क्या वो सजेस्टिव एंड एवोकेटिव है। इसका मतलब ये है कि हम होता है ना किसी चीज को कोई टाइटल देते हैं, तो क्या वो टाइटल पोम के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्या वो पोम के बारे में कुछ बताता है। तो इस पे अपनी जो है थोड़ी टिप्पणी दीजिए। तो हम देते हैं टिप्पणी भाई। द पोम हैज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस which tells us about the perishable nature of life। तो हम बता रहे हैं कि जो कविता है उसका सिग्निफिकेंस किस पे है, जो जीवन काल है वो पेरिशेबल है, खत्म होगा एक न एक दिन, ये बताता है ना। दे रिमाइंड अस ऑल द टाइम दैट मैन इज मॉर्टल, और ये हर वक्त हमें बताता है कि इंसान जो है कभी ना कभी, इंसान का ये जो शरीर है ये मर जाएगा, मॉर्टल है। ह्यूमन बींग्स आर एज शॉर्ट टू लिव एज डैफोडिल्स, और यहाँ हमें पता है कंपैरिजन किया है, ह्यूमन बींग्स जो है जितनी डैफोडिल्स की लाइफ है यार उतनी हमारी है। देखो अच्छा, उतनी का मतलब ये सुबह से शाम तक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो यही फेज है, बचपन, जवानी, फिर एकदम बुढ़ापा, ये सब चीजें आना, एंड उसके बाद डेथ हो जाना अल्टीमेटली। तो हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी नहीं है, और ऐसे बोलते हैं ना ग्लिम्स ऑफ द आई में निकल जाती है। तो यही बात बोली है कि ह्यूमन बींग्स आर एज शॉर्ट टू लिव एज डैफोडिल्स। द पोम प्रेजेंट्स द इटर्नल ट्रुथ, पोम जो है जीवन का सत्य बताती है, एक्चुअल सत्य, जो कि है दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, की इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हें लगता है गाड़ी बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, वो मिल जाए, ये परमानेंट होगा, परमानेंट कुछ भी नहीं है भैया। तभी कहता है फिलोसफी में आओ, स्पिरिचुअलिटी में आओ, जो कि तुमको चीजें जो है समझ में आने लगे, है ना। देयरफॉर जो टाइटल है पोम का, इट इज सजेस्टिव एंड एवोकेटिव, क्योंकि क्लियरली बता रहा है टू डैफोडिल्स। टू डैफोडिल्स यानी यहाँ हम ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं विद डैफोडिल्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाए क्वेश्चन 3 पे। हाउ हैज ह्यूमन लाइफ बीन कंपेयर्ड टू द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। नाउ यहाँ पे आपको पोएम से कुछ ना कुछ रेफरेंस देना है कि इंसान के जीवन को डैफोडिल्स के जीवन से पोएट ने, कवि यानी रॉबर्ट ने कैसे जो है कंपेयर किया है, तुलना की है। सो इन द पोएम टू डैफोडिल्स, ह्यूमन लाइफ हैज बीन कंपेयर्ड टू द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। ह्यूमन लाइफ इज एज शॉर्ट एज द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। नो worldly material is permanent, no worldly material is permanent in this world and it is a universal truth। हमें पता है कि ये जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चाहे इंसानी शरीर है, चाहे तुम्हारी दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास कितने लोग हैं, दोस्त हैं, दुश्मन, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, जो टेम्पररी है। जो तुम्हें सक्सेस मिलती है, जो हम कहते हैं ना एक बार दुनिया में नाम करके जाओ, अरे वो भी सब टेम्पररी है भाई, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और ये सत्य है, इसे मान लो। सो डैफोडिल्स सेम तरह से बताया है कि डैफोडिल्स विदर अवे यानी मर जाते हैं या मुरझा जाते हैं बाय द इवनिंग। सिमिलरली यानी उसी तरह वी ह्यूमंस डाई व्हेन द ओल्ड एज कम्स। तो जैसे शाम होते ही डैफोडिल्स मुरझा जाते हैं, शाम होने से पहले ही बेसिकली, वैसे ही हम ह्यूमंस जो है ओल्ड एज, बुढ़ापा आने के बाद जो है मर जाते हैं। ओके, क्लियर है। चलो आ जाइए क्वेश्चन 4 पे, 1 पे नहीं 4 पे। गिव द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पोएम का मेन आइडिया क्या है। अब अगेन देखो पोएम इतनी बड़ी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वन वे और द अनदर क्वेश्चन काइंड ऑफ सेम होते हैं, बस हल्का हल्का तुम्हारा आंसर में डिफरेंस आएगा। तो इसमें भी तुम्हें मेन आइडिया वही बताना है कि कैसे कंपैरिजन यानी तुलना की गई है ह्यूमन लाइफ और डैफोडिल्स की। सो हियर्स द आंसर। ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी, ट्रांजिशन होते रहते हैं, ह्यूमन लाइफ में बदलती रहती है।
टू डैफोडिल्स इज सजेस्टिव एंड एवोकेटिव एज इट गिव्स अ डीप सेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी जीवन और मृत्यु पे जो है बहुत ही डीप सेंस, एक डीप फिलोसफी देती है हमें ये कविता। इन दिस वर्ल्ड ऑल दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर मॉर्टल, इस दुनिया में जितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, है ना, चाहे हमारे पास कोई बहुत सारे दोस्त हों या हमारे पास कोई सी बहुत सारी चीज़ का कलेक्शन हो, भाई मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो एप्पल के प्रोडक्ट्स है, मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो वो है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, मॉर्टल है, एक ना एक दिन बाद खत्म ही हो जानी है। इवन इंसान की जो शरीर है वो भी मॉर्टल ही है, इसको भी हम जो इतना ज़्यादा जीवन भर इसी का केयर करते रहते हैं जीवन भर, वो भी मॉर्टल है। नहीं, खैर केयर करना ज़रूरी है, लेकिन ओवर केयर भी नहीं कि हम जो है अपना खुद का उद्धार नहीं कर पाए एज ह्यूमंस, है ना। फ्लावर्स ब्लूम फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड विल्ट, तो जैसे फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, कुछ टाइम के लिए जो है वो खिलते हैं और विल्ट हो जाते हैं। बेटा विल्ट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। इन द सेम वे, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ एंड इवेंचुअली डाई, ठीक है। जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है जीवन में कुछ स्पैन ऑफ टाइम के लिए जीते हैं, भाई कुछ की तो प्री मेच्योर मतलब पहले ही डेथ भी हो जाती है कि नहीं, ओल्ड एज से पहले भी डेथ हो जाती है, कुछ बच्चों की भी हो जाती है, तो नहीं बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ रहता है और इवेंचुअली जो है सभी को मरना है कि नहीं। चलो क्वेश्चन 5, हु आर वी, व्हाट डू वी एंड द डैफोडिल्स हैव इन कॉमन। हु आर वी यानी हमारी बात नहीं हो रही है, पोम में वी वर्ड यूज किया गया था, तो ये वी किसके लिए यूज किया गया है, तो वी ह्यूमंस के लिए यूज है। Here V stands for all human beings. We have life and we have to die. यानी हमारा जीवन है और हमारी मृत्यु भी होगी। देखो कोई चीज अगर पैदा होती है ना तो उसका मरना तय है। बोलते हैं ना अगर स्टार्ट किया है तो स्टॉप होगा ही। जैसे किसी चीज का कोई कॉज है, साइंस पढ़ते हो साइंस, तो कॉजेज होते हैं कॉजेज, तो कॉजेज का इफेक्ट भी आता है। तो सिमिलरली जो है अगर आप पैदा हुए हो, अगर आपके पास लाइफ है तो आपको मरना भी पड़ेगा, डाई, डेथ भी होगी ही। द डैफोडिल्स हैव द सेम फेट। फेट का यहाँ पे बेटा मतलब होता है किस्मत, है ना। फेट से इनका मतलब क्या है, किस्मत, यानी डेस्टिनी भी हम कह सकते हैं। तो सेम फेट डैफोडिल्स का भी है, वो पैदा हुए तो उन्हें मरना भी पड़ेगा। इट ब्लूम्स बट फॉर डिकेइंग, वो ब्लूम तो करती है, वो खिलती तो है, लेकिन किसके लिए खिलती है, मरने के लिए। यानी जीवन मरण ये लाइफ साइकिल चलती ही रहेगी। तो इससे बोलो मैम हमें तो डर लग रहा है, अब डराओ नहीं, अब तो डेथ वेथ की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा क्यों। तो बेटा ये मतलब डराने का नहीं है इस पोएम से। पोएट का कहने का मतलब ये है कि यार अभी भी टाइम है, समझ आ रहा है ना जीवन कितना इनकंसिस्टेंट है, तो अपने आप को पहचानो, ऐसी एक्टिविटीज़ में जोड़ो जिसमें तुमको लगे हाँ, जैसे बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी है, उसमें जाओ, जीवन के असली मकसद को समझो, ताकि ये जो हम जीवन में परेशान होते रहते हैं ना एवरी डे और दी अदर, यार मौत से तो नहीं हम एवरी डे सोचते रहते कि यार डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, ये तो नहीं सोचते ना, चिंता करते हो क्या, आनी है तो आएगी। तो वैसे पॉइंट कहना चाहते हैं कि लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में भी जो है ना इतनी चिंताएं ना करें। तो सिमिलरली यही बात है कि फेट है, डेस्टिनी है, उसकी भी वही फेट है, खिलती है लेकिन किसके लिए, मुरझाने के लिए। सो हेयर द पोएट हैज प्रेजेंटेड कॉमन फेट फॉर बोथ। बोथ कौन है यहाँ पे, ह्यूमंस और डैफोडिल्स यानी फूल। ओके क्लियर है। अच्छा कुछ बच्चों का ये भी सवाल रहता है मैम डैफोडिल्स ही क्यों, यानी पोएट ने, कवि ने डैफोडिल ही क्यों चुने। अरे भाई हो सकता है वो कहीं घूम रहे हो, उन्होंने बताया है ना किसी गार्डन में थे, वो डैफोडिल पे नजर पड़ी तो उनके बारे में उन्होंने लिख दिया, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक अ कोइंसिडेंस, उनको डैफोडिल मिले, उनके बारे में उन्होंने लिख दिया। चलिए क्वेश्चन आंसर तो खत्म होते हैं, अब हम आते हैं हमारे कॉम्पोजिशन पे, जो कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बाद ही दिया होगा। एंड कॉम्पोजिशन बेसिकली कंप्राइज ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यानी लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, जिसे मैं अलग से जरूर कराऊंगी, लेकिन बुक वाले भी जो है जरूरी होते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन अपन ने लिया है, क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू फील टू सी अ फ्लावर ब्लूमिंग एंड हाउ डू यू फील टू सी डिकेइंग। तो आपको अपने दोस्त को एक खत लिखना है, उसको बताना है कि आपको फूल जब ब्लॉसम करता है, बढ़िया बढ़िया ब्लूम करता है, खिलता है, तब कैसा लगता है, और उसके मरने के बाद आपको, यानी मुरझाने के बाद आपको क्या लगता है। तो लेटर टू फ्रेंड है बेटा, दोस्त को लेटर लिखना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी दोस्त के साथ, तो कैसा है, इनफॉर्मल लेटर, है ना। तो इसका एक फॉर्मेट होता है अपना, तो फटाफट से देखते हैं लेटर को। लेटर की बॉडी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आपको इसमें किस पे अच्छे से ध्यान देना होगा, फॉर्मेट पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। तो आइए स्टडी करते हैं लेटर को। अब कैसा फॉर्मेट है, देखो शुरुआत में तुमको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सिंपल सा एड्रेस लिखना है। कुछ बच्चों के बड़े सवाल रहते हैं एड्रेस पे, मैम एड्रेस क्या लिखना है। भाई तुम मेड अप एड्रेस भी लिख सकते हो, कुछ भी एड्रेस बना दो या अपना एड्रेस लिख लो किसी और का,
इट्स जस्ट सिंपल, एड्रेस को चेक करने नहीं आएगा, इट्स जस्ट आपको एड्रेस का फॉर्मेट है। जैसे हमने लिख दिया 38 स्टार होम्स ग्वालियर, अभी एक्चुअल में कोई एड्रेस एग्जिस्ट करता नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। बस सिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। फिर उसके बाद लीव अ लाइन, है ना, लीव अ लाइन एंड देन राइट दी डेट। डेट का फॉर्मेट हमेशा बता चुकी हूँ, है ना, ओपन करके लिखना है 20 अप्रैल 2023, ऐसे करके अपन नहीं लिखेंगे, है ना। लेटर, नोटिस, इंग्लिश के बेटा किसी राइटिंग स्किल में ऐसे डेट अपन नहीं लिखेंगे, ओके। चलो उसके बाद जो है आपको सैल्यूटेशन देना है अपने दोस्त को, डियर जो भी उसका नाम हो, जैसे हमने लिखा डियर शोएब, कॉमा लगाना है एंड देन शुरू करो। आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर, एज यू नो द स्प्रिंग सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट, है ना, जैसे तुम्हें पता है स्प्रिंग का सीजन जो है स्टार्ट होने वाला है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ आई फील टू सी अ फ्लावर ब्लूमिंग, तो अपनी जो है आप फीलिंग्स यहाँ व्यक्त करेंगे, तो ये पूरा क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर है, ठीक है, ये पूरा बॉडी है ना। एक आध पैराग्राफ में आप मार्क्स को देख के करना, बहुत लंबा भी लेटर नहीं खींचना, है ना। एंड लास्ट में आपको एक कंक्लूजन भी देना है, ठीक है। देखो, I feel like it's a beauty of nature and I myself feel beautiful. I don't know why but whenever I see a flower blooming, stress in my mind goes away. और ये बहुत सही बात है, कभी किसी फूल को खिलते हुए देखने यार दिमाग का स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल चला जाता है। I feel very satisfied. किसी गार्डन में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, वो देख के एक अलग खुशी मिलती है। यानी नेचर की चीज़ों को देखो ना तो बस देखते ही रह जाते हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, फ्लावर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं, बढ़िया बढ़िया, है ना। और मैंने लिखा है बट लेकिन व्हेन इट इज डीकेइंग, जब वो मुरझा रहा होता है, आई फील दैट लाइक आई हैव नो करेज इन माई बॉडी, मतलब उसके जैसे ही बिल्कुल ही ना वीक वीक फील होने लगता है एंड आई फील वेरी स्ट्रेसफुल। दिस इज द मैसेज टू इन्फॉर्म यू दैट प्लीज डोंट प्लक द फ्लावर्स। तो मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई तुम ना फूल वूल मत प्लक किया करो, मतलब फालतू ही में मत तोड़ा करो, है ना। जैसे कोई रीज़न है, चलो ठीक है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए फूल, तो ठीक है आपने एक आध दो फूल तोड़ लिए, लेकिन ये नहीं है कि आप अननेसेसरली ऐसे मज़े में जो है फूल निकाल रहे हो, वो भी नहीं करना चाहिए, है ना। बिकॉज दे टू हैव लाइफ, क्योंकि उनमें भी जो है लाइफ होती है, लिविंग होते हैं ऑफकोर्स वो, एंड डू वाटर देम टाइमली, और उन्हें टाइम से जो है पानी दिया करो। सी यू सून, मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। फिर एक लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन दिया, योर्स डियरली एंड अपना नाम, ठीक है। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपको, कोई पोस्ट वगैरह नहीं लिखनी है, कैप्टन ऑफ द स्कूल कुछ भी नहीं, दोस्त को लेटर लिख रहे हो काहे की फॉर्मेलिटी, लेकिन बस फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कैसे अपन ने बिगिन किया, एक बार फिर से दिखा दूँ। एड्रेस है बेटा, इनफॉर्मल लेटर की बात है, इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एड्रेस, डेट, आपको सैल्यूटेशन देना है, बॉडी है, एक दो पैराग्राफ में लिखेंगे अपन, एंड लास्ट में कंक्लूजन, दैट्स इट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए, सो विद दिस वी एंड विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर पोएम नंबर 4 टू डैफोडिल्स। होपफुली आपको आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क के, 3 मार्क के एंड 5 मार्क्स के। एंड एट लास्ट कॉम्पोजिशन, लेटर राइटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको धीरे धीरे करके हर लेसन में पढ़ोगे ना तो ऐसे ही सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड अपने सभी क्लास 9 बिहार बोर्ड स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से बिलीव करता है कि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, हमारा जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, ये देता है एकदम फ्री एजुकेशन। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आप एक दो वीडियोस देखोगे ना आपको किसी भी टाइप का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा। ये जितने कोर्सेज हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप चैनल पे देख सकते हो यूट्यूब, या फिर गूगल पे आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.magnetbrains.com पे। एंड सोशल मीडिया पे अगर हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो हमारे जो है इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।